स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोई डाउट? सर सेकंड के बी का मतलब समझा दो। ठीक है, सेकंड के बी का मतलब an electron is projected horizontally with a kinetic energy of 10 kilo electron volt. A magnetic field spent 1 into 10 to the power minus 7 Tesla exists in vertically upward direction. Will the electron deflect towards right or left in its motion? Calculate the sideways deflection of the electron in traveling through 1 meter. ठीक है। अब देखो, फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड है। मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, फील्ड अपवर्ड है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहेगा। एक बार हम देख लेते हैं वो सर्कुलर पाथ कैसा होगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो हमारे को जो है सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। FBI FBI इलेक्ट्रॉन इस मार्कर के टिप के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। बी अपवर्ड है, बी मैंने अपवर्ड कर दिया, तो फोर्स बोर्ड की तरफ चली गई। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह के सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करेगा। जब ये सरकमफ्रेंस पे 1 मीटर ट्रेवल करेगा, आर्क की लेंथ 1 मीटर होगी, तो उतना कितना अपनी इस स्ट्रेट लाइन से ये साइडवेज डिफ्लेक्ट हो चुका होगा। ये सर्कल हो गया इसका, यहाँ पे मान लीजिए एकदम प्रेजेंट था, टेंजेंट इस तरह से प्रेजेंट थी, टेंजेंट आप इस मार्कर को ले लीजिए, ये इस तरह से मूव किया, यहाँ पे आ गया, तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है, ये डिफ्लेक्शन हमारे को बताना है कि साइडवेज कितना चला जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि ये इस तरह से मूव कर रहा था, ऐसे चला गया, यहाँ पे आ गया। मैं सर्कल बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे था और ये डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ गया है, तो साइडवेज डिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये डिफ्लेक्शन आपको बताना है ये कितनी हो गई है। ये लेंथ ट्रेवल उसकी 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की ये आर्क 1 मीटर की है। ठीक है, ये वाली लेंथ बतानी है। मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दे रहा हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसमें। सबसे पहले तो हम इसकी रेडियस निकाल लें फॉर्मूले से। जैसे रेडियस मिल जाएगी हमारे को, तो उसके बाद हम एंगल फाइंड करना है कि कितना एंगल ये हुआ है। आर्क की लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो ये एंगल मिल गया हमारे को। ये एंगल मिल जाएगा तो हमारे को ये वाली लेंथ मिल जाएगी, दिस लेंथ, क्योंकि ये आर हो गया, ये एंगल मिल गया है, तो ये वाली लेंथ हो गई आर कॉस थीटा। फिर हमारे को ये वाली लेंथ निकालनी है, तो इतनी लेंथ जो है वो आर में से आर कॉस थीटा माइनस करके मिल जाएगी। ये हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। क्योंकि छोटी लेंथ दी है 1 मीटर काफी मेरा ख्याल, तो आपको काफी अप्रोक्सीमेशन करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेशंस कीजिएगा इसमें। कोई डाउट इसमें किसी को? ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। थर्ड में कोई डाउट किसी को? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। 12th में किसी को कोई डाउट? 13th? यस सर। ठीक है। A hypothetical magnetic field existing in a region is given by B vector equals to B naught ER cap, where ER vector denotes the unit vector along the radial direction. A circular loop of radius A carrying a current I is placed with its plane parallel to the XY plane and the center at 0, 0, D.
find the magnitude of the magnetic force acting on the loop. ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो रेडियल डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, आपको कह रहा है दैट इज एग्जिस्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन, यानी कि रेडियस के अलोंग एग्जिस्ट कर रही है। उसकी वैल्यू दी गई है आपको b इक्वल्स टू b नॉट वेक्टर, er वेक्टर बता दिया, यूनिट वेक्टर है जो अलोंग द रेडियस होगा। इसका मतलब है कि अगर हम ये लें ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 0, 0, d 0, d, यानी कि ये z एक्सिस पे लाई कर रहा है। आप इस बोर्ड के पीछे कहीं पर ओरिजिन मान सकते हो, इस एक्सिस को ऐसी एक्सिस जो बनेगी, ये सर्कल आप मान लो बोर्ड के थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन होगा, इस तरह से एक्स एक्सिस, इस तरह से वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे ये सर्कल इस तरह से प्रेजेंट है, या इसी पोजीशन को आप ले जाओ, इसके पीछे कहीं एग्जैक्टली इसके ठीक b डिस्टेंस पे ओरिजिन प्रेजेंट है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रही है वो रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि इस पॉइंट पे अगर लेंगे, इस छोटे से पोर्शन पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इस छोटे से पार्ट पे लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इस छोटे से पार्ट पे लेंगे यहाँ वाले तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डायरेक्टेड है, तो रेडियस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है। अब इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, रेडियस दे दी गई है a और करंट दिया गया I, रेडियस a है और जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लो दिस इज द करंट, दिस करंट इज गिवन एज I, इसकी छोटी सी लेंथ ले लो यहाँ पे dl, तो dl वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, ये हो गया dl वेक्टर की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पे डायरेक्शन dl वेक्टर ऊपर लिखो, ये dl वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से हो गई और स्ट्रेंथ उसकी b नॉट हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया इनके बीच में। तो जरा देखते हैं FBI से फोर्स, B इधर है, FBI, B इधर है और जो है I जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स बोर्ड के प्लेन के अंदर गई, यानी कि इस छोटे से पोर्शन पे जो फोर्स लग रही है वो बोर्ड के प्लेन के अंदर जाती हुई है। एक और छोटा पार्ट लेकर के देखते हैं, सपोज यहाँ का छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, तो इस जगह के लिए करस्पॉन्डेंस में डीएल वेक्टर ऐसे होगा, फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से हो गई, बी नॉट मैग्नीट्यूड लग जाए, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर से देखें, एफ बी आई, बी अपवर्ड है, आई इधर है, ये फोर्स भी बोर्ड के प्लेन के अंदर गई। आप ऐसे कोई भी पार्ट लेकर के देखो तो फोर्स बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रही है। अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता था वो होता था आई बी एल साइन थीटा, थीटा हर जगह 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड हुआ आई बी डी एल, हर जगह पे फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ आई बी डी एल, और वो फोर्स की डायरेक्शन सभी जगह सेम है, इनवर्ड, तो आई बी एल को डीएफ मान लो, इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल वेक्टर का आएगा, डीएल वेक्टर आपका क्लोज लूप है, तो सरकमफ्रेंस आ जाएगी डीएल वेक्टर आपके पास। क्लियर है? ये आई की जगह आई यूज करना है, बी की जगह बी नॉट यूज करना है, और जो आई बी एल के फॉर्मूले में एल आया वो आपके पास 2 पाई ए हो गया 13 क्वेश्चन के लिए। कोई डाउट है इसमें किसी को? ये आंसर तो नहीं है शायद पीछे, ये आंसर तो नहीं है सर पीछे। अच्छा, पीछे आंसर नहीं, वो मैं आपको ये बात हुई, आंसर का भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी आपको। ये बात क्लियर हो गई जितना मैंने समझाया है? यस सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक फॉल्ट है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। जो रेडियल वेक्टर लिखा है वो एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर है, वहां पे वो रेडियल वेक्टर में स्प्रिंट है, एक्चुअली में वो पोजीशन वेक्टर है। अब समझो पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, उस चीज को समझो, उससे आपका आंसर मैच कर जाएगा। यहाँ पे ओरिजिन है, इस टिप पे यहाँ पे आप सर्कल मान लो, तो ये जो पोर्शन है वहां के लिए जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, सरकमफ्रेंस पे ऐसे ही लोगे आप स्मॉल, वो पोजीशन वेक्टर ऐसे डायरेक्टेड होगा। ये लेंथ आपको a दी गई है, सर्कल की रेडियस, ये आपको d दिया गया है, तो ये आएगी लेंथ d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। तो जो वेक्टर है आपका वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, यही लेना है, इतना ही चेंज आंसर में आपके पास आ रहा है। एंगल अभी भी 90 डिग्री का रहेगा, स्मॉल पोर्शन का डायरेक्शन सेम रहेगी,
तो इसी तरीके से आप उसे कैलकुलेट करोगे, पर वो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म आपके पास बनेगा। शायद आंसर भी चेक कर लेना एक बार आप लोग आंसर। सर दोबारा बता दिए पोजीशन वेक्टर। मैं बोर्ड के प्लेन में आकर के आपको बताता हूँ कि देखो, अगर ये ओरिजिन तो है नहीं, ठीक है ना, रेडियल वेक्टर तो इस तरह से बात हो गई हमारे पास। लेकिन अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से लिया जाएगा। ये अगर ओरिजिन है, मैं किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात करूं यहाँ पे, तो ये पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट के लिए इस तरह से डायरेक्टेड होगा। अब आप अपने ओरिजिन के लिए कंसीडर करो, तो ओरिजिन कहाँ चला गया? बोर्ड के पीछे। अब बोर्ड के पीछे आप देख नहीं सकते, तो मैं ऐसा करता हूँ, सर्कल को इमेजिन करो आगे। ओरिजिन मान लो जहाँ पे ये पेन रखा हुआ है बोर्ड पे, उस जगह पे ओरिजिन है और सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। ये लेंथ आपके पास दी है, सर्कल इस तरह से प्रेजेंट है आपके पास, तो जो आपका पोजीशन वेक्टर बनेगा सर्कमफ्रेंस पे इस पॉइंट पे, वो इस तरह से बनेगा। ये वाली लेंथ जो आएगी इस तरह से डायरेक्टेड होकर के, वो आपके पास पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। अब उस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर आप देखोगे तो वो क्या होगा? ये वाली लेंथ का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ, ये सर्कल की रेडियस है और ये डी है, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया वो आपके पास। सर्कल का छोटा सा पोर्शन अब यहाँ पे कंसीडर कर लो, तो वो लाइन इस तरह से हो गई, ये लाइन हो गई, ठीक है ना। और इसके साथ किस तरह से जा रहा है मैं आगे करके दिखाऊंगा, क्योंकि पीछे का तो आपको दिखेगा नहीं। तो एंगल तो 90 डिग्री का ही रहा अभी डीएल वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में। अगर मान लो ओरिजिन यहाँ पे होता तो ये 90 डिग्री होता ना, ऐसे ही इसको उधर भी टिल्ट कर दोगे तो 90 डिग्री रहेगा आपके पास इस तरह से। एक्चुअली में ओरिजिन से फील्ड निकली उस तरह से गई, तो हर जगह अभी भी उसी तरह से है, बस एक ही चेंज आया कि जो पोजीशन वेक्टर था उसे आप रेडियल वेक्टर, सॉरी जो रेडियल वेक्टर था उसे पोजीशन वेक्टर कर लो, तो सेम तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो आपका उसमें टर्म आएगा वो एक ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का एडिशनल टर्म आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो यहाँ पे करेक्शन है इस क्वेश्चन में आपके पास, वो जो पोजीशन वेक्टर लिखा है दैट इज रेडियल वेक्टर। 14th में कोई डाउट? 15th? सर 14th वाले में जो ऊपर वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड माननी है। मैं देखता हूँ एक बार क्वेश्चन पढ़ लूं। 14 a rectangular wire loop with small a is suspended from the insulated pan of a spring balance as shown in the figure. A current I exists in the clockwise direction in the loop. The magnetic field exists in the lower region. नहीं, पूरा लूप का जो अपर पार्ट है, जो अपर वाली हॉरिजॉन्टल एज बनी हुई है इस तरह की, जो पैन से अटैच्ड है, वो फील्ड के बाहर है, बाकी सारा रीजन उसका जो है फील्ड के अंदर है। यानी कि ये लूप इस तरह से अगर आपका बना हुआ है, तो इस लूप में फील्ड इस डॉटेड लाइन के नीचे के रीजन में लेनी है। दिस पार्ट इज आउटसाइड द फील्ड, ये पोर्शन आउटसाइड द फील्ड है, द शेडेड पोर्शन इज आउटसाइड द फील्ड। क्योंकि पूरा आ जाएगा तो फिर तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स यूनिफॉर्म है, टॉर्क का केस बन जाएगा आपके पास। यस सर। 15th में कोई डाउट? 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 22nd, 23rd, 23rd. Yes, sir. 23rd. Okay, let's see 23rd. There are a metal wire PQ of mass 10 gram lies at rest on two horizontal metal rails separated by 4.90 centimeter. A vertically downward magnetic field of magnitude 0.800 Tesla exists in the space. The resistance of the circuit is slowly decreased, and it is found that when the resistance goes below 20 ohm, the wire PQ starts sliding on the rails. What is the coefficient of friction? ठीक है, ये दो हॉरिजॉन्टल रेल्स हो गई इस तरह से, ये फिक्स्ड है अपनी जगह पे। इसके ऊपर एक वायर रख दी गई इस तरह से, जैसे ये ग्रीन वाला मार्कर है, ये इन दोनों के ऊपर रखी हुई वायर हो गई। इस वायर का मास दे दिया गया है, फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। अब इस वायर में करंट फ्लो करने लगता है। अब जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो करंट आइदर ऐसे फ्लो करेगा और ऐसे फ्लो करेगा, वो फिगर के अकॉर्डिंगली आप डायरेक्शन जज कर सकते हो कौन सी है।
ठीक है ना। मैं कोई भी एक डायरेक्शन ले लेता हूँ करंट की, सपोज करंट इस तरह से फ्लो करता है, फील्ड जो है डाउनवर्ड है, या करंट मैं ऐसे मान लेता हूँ, करंट इसमें इस तरफ फ्लो करता है। तो अब मैं फील्ड डाउनवर्ड दी गई है, देखता हूँ उस पर फोर्स किधर लगेगी, एफ बी आई, एफ बी आई, बी इधर हो गया, आई डाउनवर्ड हो गया, ऐसे किया मैंने इसे, तो ये फोर्स इस तरह से आई मेरे पास, ये रेल्स इस तरह से प्रेजेंट थी, फोर्स आपकी तरफ आई। इसका मतलब ये इन रेल्स के ऊपर, ये रेल्स के ऊपर ऐसे स्लाइड करना चाहेगा। जब ये स्लिप करना चाहेगा तो रिलेटिव मोशन में आना चाहेगा रेल्स के साथ, रेल्स इस पे लगाएंगी फ्रिक्शनल फोर्स। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होते होते 20 ओम हो जाती है, बैटरी आपको 6 वोल्ट की दी गई है, सर्किट की रेजिस्टेंस हो गई 20 ओम की, और आपको बैटरी की वैल्यू दी गई है पोटेंशियल की 6 वोल्ट। करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस समय वायर में फ्लो करने वाला करंट कितना हो गया, वो करंट आई आपने ऑब्टेन कर लिया V by R से। अब आपने मैग्नेटिक फोर्स निकाली इस वायर के ऊपर, जो आप इस वक्त कैमरे के डायरेक्शन में लग रही है इस शीट पे, ठीक है ना। तो कैमरे के डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आपने कैलकुलेट कर ली, जो इसको मोशन में लाना चाहती है। वो फोर्स IPL से निकल गई, आई आपने कैलकुलेट कर दिया, B आपको गिवन है, L आपको गिवन है, ठीक है। जो दोनों रेल्स के बीच का सेपरेशन है वही लेंथ ऑफ द वायर ट्रीट होगा। ये फोर्स आ गई। अब इसको अपोज करने वाली कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन की। एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से लग रहा है, सेंटर से इसके mg लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड नेट फोर्स 0 है। तो जितनी वर्टिकली डाउनवर्ड है उतनी वर्टिकल अपवर्ड है, तो दोनों नॉर्मल रिएक्शन मिला करके दोनों का समेशन वो वेट के बराबर हो गया। अब म्यू को इस नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि म्यू mg, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो गई आपकी मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को आपने म्यू mg से इक्वेट करा दिया, यानी कि म्यू mg इक्वल्स टू IBL, म्यू को सब्जेक्ट बनाया, IBL अपॉन mg, सारे टर्म्स की वैल्यू आपको गिवन है, आपको सिर्फ एक ही म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो यहां से मिल जाएगी। कोई डाउट है इसमें किसी को? सर ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है ये मेटालिक वायर, ऑफ कोर्स, तो फिर इसमें जो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो वो नीचे चले जाएंगे, तो इसका मतलब करंट ऑल्टर कर जाएगा। एक मिनट बेटा, वायर हॉरिजॉन्टल रखी है आपकी, और कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो आप? जो इसके अंदर है मेटालिक वो वायर के इलेक्ट्रॉन्स अंदर। क्यों चले जाएंगे कहीं, उनका नेट मोशन तो आपने क्या लिया, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसे फोर्स लिया आपने। मान लो इसमें करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो फोर्स कैसे लोगे आप? मैं इस वायर को होल्ड कर लेता हूँ, आप ऐसा समझो कि ये मार्कर जो है वो वायर है, और इसमें करंट इसके कैप की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, या कह लो इसके टिप की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, FBI, ठीक है ना, FBI, B वर्टिकली डाउनवर्ड है, करंट इसको इस डायरेक्शन में लिया, ऐसे फोर्स ली, तो ये थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट करने लगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, ये रेल इसके ऊपर ये स्लिप करना चाहेगा, ये रेल इसके ऊपर ये स्लिप करना चाहेगा, तो ये दोनों फ्रिक्शन इधर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे कहाँ चले जाएंगे? सर वो नहीं, ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी की वजह से QVB वाले वो की नहीं वजह कंसिडर से करना आपको, वो नहीं कंसिडर करना कि इसके अंदर प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उस पार्ट को आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, दैट हैज नॉट टू बी कंसिडर्ड, दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इसके मोशन की वजह से फील्ड में मूव करेगा तो एक EMF भी जनरेट होगा, इंड्यूस EMF, वो हमारा EMF का क्वेश्चन बनता है, और उसमें क्लियरली मेंशन होता है हमारे को उसी तरीके से कि हमें क्लियर रहे कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इफेक्ट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, वो हमारे पास क्लियरिटी के साथ मेंशन होता है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो हम EMI भी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर भी पढ़ लेंगे, और ये भी पढ़ लिया है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें EMI का कंसेप्ट लगाएंगे नहीं, और मेरा लॉजिक सिंपल यहाँ पे क्या है कि हमने पढ़ा ही नहीं है, वो तो इस चैप्टर में तो देने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्या होगा जब हम दोनों पढ़ लेंगे और एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तब हमें कैसे मालूम चलेगा कि लेना है कि नहीं लेना है, क्वेश्चन मेंशन करके देता है हमारे को कि हमें कंसिडर करना है या नहीं करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है कि हम यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे नहीं यूज करना है, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही यूज करना है, क्योंकि वो पार्ट जो आप बोल रहे हो वो EMI का पार्ट है, उसमें एक इंड्यूस EMF भी आएगा। और जब कोई कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मूव करता है, जैसे ये इस तरह से मूव करे तो इसकी वेलोसिटी इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हो गई, ग्रीन मार्कर के अलोंग इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी लेंथ 90 डिग्री का एंगल है, और फील्ड मान लो वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, मेरे से आपकी तरफ या आपसे मेरी तरफ,
तो ऐसे केस में क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो BLV से दिया जाता है। B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई, L इसकी लेंथ हो गई, V इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। वो EMI का काम है, यहाँ का काम नहीं है। क्लियर है ये चीज? यस सर। 24th क्वेश्चन में 24th ही बताया था क्या ये? नहीं 23rd था ये। 24th में कोई डाउट? 25th? यस सर। Yes, का sir. बी सर, यस सर। 25th B देखते हैं। part. Figure shows a circular wire loop of radius A carrying current I placed in a perpendicular magnetic field. Consider a small part dl of the wire. Find the force on this part of the wire exerted by the magnetic field. Find the force of compression in the wire. ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप कर लो इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप हो गया आपके पास, ठीक है ना। दिस इज द, मेरे हाथ पे आप इमेजिन कर लो कि एक सर्कुलर लूप प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप इस तरह से। अब इस लूप का एक छोटा सा पोर्शन ले लो यहाँ पे, ठीक है ना। कंसिडर दिस कैप टू बी द स्मॉल पार्ट ऑफ दैट लूप। इस कैप को आप स्मॉल पार्ट मान लो। अब कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये लेंथ DL हो गई है मेरे पास, जिसमें करंट आप इमेजिन कर लो इस तरह से फ्लो कर रहा है, या ऐसे भी ले सकते हो, तो किसी भी एक डायरेक्शन में ले लो, आइदर इधर या इधर। देखते हैं इस पे फोर्स कैसे लगती है। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, FBI फील्ड मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड कर दी, वो करंट मैंने ऐसे मान लिया, तो ये फोर्स इधर लगने लगी सेंटर की तरफ, ठीक है ना। अगर ये सेंटर से अवे लगती हुई फोर्स दिखती है तो आप तुरंत करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर लो, सेंटर की तरफ ले आओ, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा है वो कंप्रेसिव फोर्स पूछी गई है हमारे से। तो इसका मतलब है कोई ऐसी फोर्स है जो इसकी रेडियस डिक्रीज करना चाहती है, इसे कंप्रेस करना चाहती है, ठीक है। तो आज इस सर्कुलर लूप में जो फोर्स कंक्लूड हुई हमारे को स्मॉल पार्ट पे, वो फोर्स इस तरह से कंक्लूड हुई, सेंटर की तरफ लग रही है, दिस इज DF फोर्स। ऐसे ही अगर आप कोई और पार्ट लोगे तो उस पे भी सेंटर की तरफ DF लगती हुई दिखाई देगी, और कोई पार्ट लोगे उस पे भी सेंटर की तरफ DF लगती हुई दिखाई देगी। ये सारी फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड का सम है वो कंप्रेसिव फोर्स है। ऐसा मत कर देना कि वेक्टर सम कर दो, इसको और इसको सम करके कोई जीरो डायमेट्रिकली ऑपोजिट में। उसने नेट फोर्स नहीं पूछा है, उसने नेट कंप्रेसिव फोर्स पूछा है, यानी कि जो कंप्रेस करने का रोल प्ले कर रही है। जैसे अगर मैं इस पे इधर से दो फोर्सेस लगाऊं, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन इन दोनों फोर्सेस से जो नेट फोर्स लग रही है इसके ऊपर, वो इसे कंप्रेस करना चाहती है, वो कंप्रेसिव फोर्स है हमारे पास। तो वो कंप्रेसिव फोर्स आपको निकालनी है। आप एक पार्ट में फोर्स निकाल लो, IBDL, इसका इंटीग्रेशन कर दो क्लोज लूप का, तो सिर्फ DL का ही इंटीग्रेशन होगा। वो आपके पास जो है, आपको मालूम है क्लोज लूप है, सर्कल है, तो उसके लिए DL का इंटीग्रेशन क्या देगा, दैट यू कैन इजीली कंक्लूड। कितना देगा भाई DL हमारे को? DL का इंटीग्रेशन ऐसे केस में 2 पाई। DL का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा इस केस में? 2 पाई। 2 पाई ए दे देगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 2 पाई ए क्या आ जाएगा? कह रही है जी, कोई डाउट इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 26 में कोई डाउट? यस सर। Suppose that the radius of cross section of the wire used in the previous problem is R. अच्छा, करंट की डायरेक्शन दी थी लूप में, अभी मैंने फिगर में देखा, मुझे एरो भी दिखाई दिया, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। FBI, B इधर हुआ, I इधर हुआ, सेंटर की तरफ ही लग रही है फोर्स, ठीक है। अब आया हमारे पास, सपोज दैट द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज R. Find the increase in the radius of the loop if the magnetic field is switched off. ठीक है। अब आपने कंप्रेसिव फोर्स तो निकाल ही ली है, कितनी है इसके ऊपर, तो उस कंप्रेसिव फोर्स के इफेक्ट में आप ऐसा मानो कि इसकी रेडियस डिक्रीज है, ठीक है, इसकी रेडियस कुछ डिक्रीज हुई है, लेकिन इसमें हमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी वायर की। यंग मॉडुलस के बिना नहीं मिलेगा। आंसर चेक करना भाई, दिया उसमें, एक बार आप लोग आंसर चेक करें इसका, क्या इसमें वाई दिया हुआ है आंसर में? अच्छा, लिखा भी है नीचे, सॉरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है,
द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज 5, वेरी ट्रू, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अब देखो फोर्स आपको मिल चुकी है, कितनी है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पता है आपको, y इक्वल्स टू Fl by A del L, ठीक है ना। फोर्स आप निकाल चुके हो, लेंथ का आपको पता है, डेल एल का आपको पूछ रहा है, जब फोर्स हट जाएगी तो आप कंप्रेशन निकाल दो जितना हुआ है, बाद में उतनी ही अपनी नॉर्मल शेप करेगी गेम, वो नॉर्मल वाली शेप के लिए लेंथ निकाल दो डेल एल यहां से। ध्यान रखिएगा, जो फोर्स लीजिएगा वो अकॉर्डिंगली लीजिएगा जैसा यंग्स मॉडुलस में पढ़ा है। एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं होगा तो मेरे को भेजिएगा, इसका प्रॉपर फिगर बना करके आपको फिर इसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ऐसे छोटा सा एक ही लाइन का क्वेश्चन है, अभी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 27 में कोई डाउट? 28, 29, 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 35th, 36। तो आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए तो है ना, कोई डाउट आ नहीं रहा क्योंकि आप लोगों का लगाए सर। ठीक है। 37, 38, 39, 38 सर, 38, 38। ठीक है 38 देख रहे हैं। A particle of mass m, positive charge q, is moving with uniform velocity v, enters a magnetic field as shown in the figure, ठीक है। Find the angle subtended by the arc at the center. How long does the particle stay inside the field? Solve the three parts of the above problem. क्या क्या था भाई? पहले निकालना था find the radius of the circular arc, फिर आपको निकालना था find the angle subtended by the arc at the center, फिर आपको निकालना था how long does the particle stay inside the magnetic field। डी कह रहा है solve the three parts of the above problem if the charge q of the particle is negative। यानी कि दो क्वेश्चन एक ही में प्रेजेंट, 6 क्वेश्चन हो गए, 3 इसमें लगाने थे और 3 जो है चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव करके कह रहा है तब। फिगर में वेलोसिटी और फील्ड के बीच में कितना एंगल है बेटा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड? वो 90 है सर। 90 डिग्री है, वेरी ट्रू, ठीक है ना। तो मैं क्योंकि मुझे बोर्ड के प्लेन में बनाना है तो मैं एक बार बोर्ड के प्लेन के अकॉर्डिंगली फिगर को एडजस्ट करता हूँ। जो फिगर इस तरह से आएगा, मैं इसको बोर्ड के प्लेन में करने के लिए इस तरह से बुक में फील्ड लाइन बनाता हूँ। आपने फिगर देख लिया, अब इसी तरह से मैं इसको ले आता हूँ बोर्ड के प्लेन में। ये ग्रीन से जो लाइन बनाई है, इस लाइन के नीचे के ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस लाइन के ऊपर के रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है। एक डॉटेड लाइन दी है फिगर में, वो इस तरह से हो गई। चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव करके आ रहा है। थोड़ा सा मैं इस लाइन को आगे भी कर देता हूँ यहाँ पे डॉटेड से। अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट क्या था, इट इज जस्ट गोइंग टू एंटर द फील्ड, वेलोसिटी इस तरह से डायरेक्टेड है। फील्ड जो है इस रीजन में वो इस तरह से डायरेक्टेड पूरे रीजन में है, तो मैंने इतने से मार्क कर दिया, ध्यान रखिएगा इस तरह से फील्ड इसमें डायरेक्टेड है। अब हम जरा देखें कि इस चार्ज पार्टिकल के लिए फोर्स किस तरह से लगेगी। एफ बी आई, बी मैंने इन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये लाइन जो है वो करंट की लाइन हो गई वेलोसिटी की, एफ बी आई, आई इसकी ये वाली लाइन हो गई। फोर्स इस तरह से जा रही है, फोर्स की लाइन को मैं बनाता हूँ। फोर्स इसके ऊपर जो लग रही है वो इस लाइन में, दिस इज द लाइन इन विच द फोर्स इज एक्टिंग। अब हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का है
तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। एनी ऑफ क्वेश्चन भी आपको बता रहा है सर्कुलर पाथ में और आपकी नॉलेज भी है। ये मैग्नेटिक फोर्स जो इस लाइन में लग रही है ऐसे, यही मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह होगी। इसका मतलब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर प्रेजेंट होगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर प्रेजेंट होगा। मान लो वो सेंटर ये C इज द सेंटर, ठीक है। मैंने कंपास को के टिप को पॉइंटेड वाली चीज को यहां रखा और ये सर्कल इस तरह से बनाना शुरू, तो ये सर्कल का पार्ट इस तरह से बनना शुरू। पूरा कंप्लीट कर दूंगा ऊपर, इस तरह से सर्कल हो जाएगा मेरे पास। इतना पोर्शन इसका फील्ड के अंदर आ गया, ठीक है। ये इस तरह का पाथ बना इसका, ये सेंटर है, तो ये लेंथ यहां से यहां तक की रेडियस है और ये लेंथ भी यहां से यहां तक की रेडियस है। इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है वो ये बना एंगल है। देखो रेडियस निकालना तो बड़ा आसान सा है, रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे रिजल्ट हो गया, R = mv/qb होता था, वो तो आपके पास हो गया। अब रह गया आपको ये वाली चीज निकालनी कि ये एंगल कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है। मैं एक बार ये सर्कल अलग से बना दे रहा हूं पूरा, ताकि हमें देखना आसान हो जाए। ये सर्कल कुछ इस तरह का सर्कल है, सेंटर यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है, पार्टिकल यहां से फील्ड में एंटर हुआ था इस तरह से आते हुए, ये एंगल आपको दे दिया गया था। आई थिंक यही एंगल गिवन है, एक बार फिगर में चेक कर लो। हाँ यही एंगल गिवन है, थीटा। ये एंगल आपको थीटा दे दिया, ये एंगल थीटा है। अगर देखो ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के लिए ये रेडियल लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली रेडियस जो है वो इस टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर है, और इस लाइन के लिए ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। अगर आपको ये एंगल थीटा मिल गया तो आप देखो ये वाला एंगल जो है वो 90 - थीटा हो गया, और क्योंकि ये ट्राइंगल दोनों, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये 90 - थीटा है तो ये एंगल भी 90 - थीटा हो गया मेरे पास। तो ये सेंटर पे जो आर्क ने एंगल सबटेंड किया वो भी मिल गया मेरे को 180 - 2 थीटा। इतने में कोई डाउट किसी को? शुभम क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी होगा कि एंगल सबटेंडेड हमारे को मिल गया, सेंटर पे कितना आर्क है। अब कहता है टाइम कितना लगा। अगर आपको ये एंगल मिल गया है, रेडियन में निकाल दो इसे, तो आप या रेडियन में नहीं निकालते हो तो ये वाली लेंथ निकाल दो किसी भी तरह से, आप सर्कमफ्रेंस का कितना पार्ट है वो निकाल लो। अगर आपको मालूम चल जाता है ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, रेडियन में निकालोगे तो आर इंटू ये वाला सेंटर पे सबटेंडेड एंगल करोगे तो ये लेंथ आपको मिल जाएगी कितनी है, ठीक है ना। अब पता नहीं थीटा इसमें डिग्री में है या रेडियन में मेंशन नहीं है, तो उसको डिग्री में रेडियन में मान लो π/2 - थीटा लिख लो, बाकी आंसर से चेक कर लेना कि क्या दिया हुआ है आपको। ये π/2 - थीटा, π/2 - थीटा हो गया। अब आपको ये आर्क की लेंथ मिल गई। स्पीड चेंज होती नहीं फील्ड में, जिस स्पीड से एंटर किया है हर पॉइंट पे, यहाँ पे जितनी स्पीड थी यहाँ उतनी स्पीड यहाँ पे होगी, उतनी स्पीड यहाँ पे होगी। तो क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड आपने निकाल लिया, उसको स्पीड से डिवाइड कर दो, टाइम निकल गया आपके पास कि कितना टाइम इसको फील्ड के अंदर लगा। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा था हमसे। क्वेश्चन ने सबसे पहले रेडियस पूछा था, वो रेडियस निकालनी है हमारे को, आ गई। किसी को डाउट है रेडियस निकालने में? नो सर। सेकंड पार्ट था फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, वो हमें निकालना आ गया। किसी को डाउट है उसमें? एंगल हो गया π - 2 थीटा, π/2 - थीटा प्लस π/2 - थीटा, दैट इज π - थीटा, π - 2 थीटा, सॉरी। तो सेकंड पार्ट भी मेरा ख्याल क्लियर है आपको, कोई डाउट किसी को? नो सर। थर्ड पार्ट कहता है हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल स्टे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए मैंने आपको बताया इस आर्क की लेंथ निकाल दो, सेंटर पे प्रेजेंट एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे आर्क की लेंथ मिल जाएगी,
स्पीड v से डिवाइड कर दो, टाइम स्पेंड मिल गया आपको। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। पर ये क्वेश्चन आपका खुद से लगना चाहिए था, डाउट नहीं होना चाहिए था। आप फिर से वीडियो लेक्चर देखो, एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया उसमें। आपने वीडियो ठीक से नहीं देखे। एनी हाउ चलो कोई बात नहीं, अभी आपको क्लियर है। ये भी एक अच्छी चीज है कि अभी हम कर रहे हैं, जो कुछ हमारा वहां छूट गया किसी वजह से, वो यहाँ पे कवर होता है हमारा, हमें ये मालूम चलिए। अब इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है, यही चार्ज पार्टिकल हमारे लिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। अब मैं ये हटा देता हूँ, फिर से एक बार इसको कंसिडर करेंगे, कितना चेंज आ रहा है उस चीज को समझते हैं। चार्ज पार्टिकल अभी भी ऐसे मूव करके आ रहा है, पर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। अब अगर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया तो फिर से हमने कहा एफ बी आई, बी इन्वर्ट कर दिया, आई इस तरह चला गया, फोर्स इधर आ गई। जो फोर्स पहले इधर थी वो फोर्स अब इस डायरेक्शन में आ गई, ये फोर्स ऐसे आ गई। अब मान लो ये सेंटर हो गया, दिस इज द सेंटर। फील्ड की लाइन मैं बड़ी कर देता हूं, और अब यहां पे मैंने कंपास रखा, यानी कि कंपास का पॉइंटेड है, पेंसिल यहां पे टच कराई, सर्कल बनाना शुरू किया। तो अब जो सर्कल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी कि अब जो फिगर बनेगा उसमें ये वाली लाइन जो थी, यहां पे जो लाइन थी वो यहां नहीं है, वो लाइन यहां आती है। ये सिचुएशन है आपके पास, और पार्टिकल एंट्री कहां से कर रहा है? पार्टिकल एंटर यहां से कर रहा है। ये उसकी वेलोसिटी है जिस लाइन में वो मूव कर रहा है, इस तरह से। ये वाली एक्सिस से आर्क ट्रेस है। तो अब एंगल सबटेंड कितना हो गया? बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से चल रहा है आपको, ज्यादा कोई आपके कंसेप्ट में चेंजेस नहीं है, ठीक है। पहले इतना पार्ट अंदर था, अब इतना पार्ट अंदर है। चाहो तो 360 डिग्री यानी कि 2 पाई में से पहले वाला एंगल माइनस कर दो, सेंटर पे सबटेंडेड था, वो नया एंगल आ जाएगा, क्योंकि पहले जो आपने एंगल निकाला था वो आपने इस आर्क का सबटेंडेड एंगल ये वाला निकाला था। अब क्वेश्चन में आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना है, चाहे आप, क्योंकि ये आप निकाल चुके हो, ये पूरा एंगल 2 पाई का होता है, उससे माइनस करके निकाल लो, नहीं तो एग्जैक्टली सेम कांसेप्ट पे चलो, मिल जाएगा। अब ये एंगल मिल गया तो ये वाली आर्क मिल जाएगी। इस वाली आर्क को भी निकालने का दो तरीका है। पिछली वाली आर्क की लेंथ निकाली थी, टोटल लेंथ 2 पाई आर होती थी, 2 पाई आर में से इसको माइनस कर दो तो ये वाली मिल जाएगी। नहीं तो जो नया एंगल आपने ये वाला निकाल लिया है, इस एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी, और v से डिवाइड करोगे तो टाइम मिल जाएगा। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 38। 39 में कोई डाउट? 40, 41st, 42nd, 42nd में कोई डाउट? 43rd, 43rd। Yes, sir. Yes, sir. 43rd, ठीक है, देख रहा हूँ 43rd। Figure shows a convex lens of focal length 12 centimeter lying in a uniform magnetic field B of magnitude 1.2 Tesla parallel to its principal axis. A particle having a charge 2 into 10 to the power minus 3 coulomb and mass 2 into 10 to the power minus 5 kg is projected perpendicular to the plane of the diagram with a speed of 4.8 meter per second. The particle moves along a circle with its center on the principal axis at a distance of 18 centimeters from the lens. Show that the image of the particle goes in a circle and find the radius of that circle. ठीक है,
थिन कॉन्वेक्स लेंस बनाने का ये भी एक सिंबल है। जो कॉन्वेक्स लेंस हम इस तरह से बना रहे हैं, उस कॉन्वेक्स लेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये पोर्शन ऊपर का यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल जैसा बनाया, प्रिज्म जैसा, ये पोर्शन यहाँ पे बनाया, और ये थिन है तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बना दी। मान लीजिए हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, कह रहा है फिगर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर इसे प्रोजेक्ट किया जाता है। इसका मतलब या तो इसे आउटवर्ड प्रोजेक्ट करना है या इसे इनवर्ड प्रोजेक्ट करना है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस के पैरेलल है, सपोज इस तरह से डायरेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो मैंने इसे बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो FBI ये इस तरह से फिगर बना। ठीक है, मैं नीचे कर लेता हूँ इस पार्टिकल को, मेरा देखना आसान हो जाए। यहां से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल को, आप इस पोजीशन से FBI BB के साथ मैच करके बाहर की तरफ से प्रोजेक्ट किया, इस तरह से फोर्स लगी। तो उस पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। वेलोसिटी इस तरह से, फील्ड इस तरह से, ग्रीन मार्कर फील्ड की डायरेक्शन में, ये वाला ब्लैक वाला मार्कर की टिप जो है वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो ये पार्टिकल इस तरह के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, फील्ड इसकी एक्सिस के अराउंड डायरेक्टेड होगी। आपको कहा जाता है कि सेंटर यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई थी। अभी के इंस्टेंट पे, अब ये चीज तो आपको क्लियर है, अभी के इंस्टेंट के लिए आप मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, वो ऑब्जेक्ट ये है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। मैं एक बार डेटा थोड़ा सा चेक कर लूं क्या क्या दिया गया था मेरे को। फोकल लेंथ दी थी 12 सेंटीमीटर, और पार्टिकल का डिस्टेंस दिया हुआ है लेंस पे मेरे को 18 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की ये लेंथ दी गई है 18 सेंटीमीटर। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी पता है तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लोगे कि लेंस फॉर्मूला ये होता है। जब हम ऑप्टिक्स में आएंगे तो इस लेंस फॉर्मूले को डिराइव भी करेंगे और पढ़ भी लेंगे उस समय। लेंस फॉर्मूला होता है 1/b - 1/u। टेन से ही आप u और v का मतलब समझते हो, फिर भी बता दूं ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, साइन कन्वेंशन भी है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, अगर इसे ऑब्जेक्ट लोगे तो एक लाइट रे बना दो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो लेंस से इंटरैक्ट करनी चाहिए, तो ये लाइट रे गई। जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है दैट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। इंसिडेंट रे के ऑपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली लेंथ पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव। नीचे की लेंथ नेगेटिव, ऊपर की लेंथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इधर जो है नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ आपको गिवन है, u आपको गिवन है, आप v निकाल दो, विद साइन सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। यहां से डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा, यानी कि u की वैल्यू आप 18 सेंटीमीटर नहीं -18 सेंटीमीटर रखें। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो 12 सेंटीमीटर है वो नेगेटिव होती है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की नेगेटिव होती है। तो इसकी लेंथ फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट होगी, v आपको मिल जाएगा, विद साइन मिलेगा, प्लस माइनस के अकॉर्डिंगली मिलेगा। मुझे क्लियर है कि वो v इधर मिलेगा, तो वो v मुझे इस तरफ मिल गया, वो मुझे मान लो v इस तरह से मिल। तो जब पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसकी इमेज जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट। अब ये पार्टिकल जैसे जैसे ऐसे मूव करके इधर जाएगा, तो ये पार्टिकल क्या होगा, ऐसे मूव करके इधर जाएगा, यानी कि ये अगर सर्कल में जा रहा है तो ये भी सर्कल में जा रहा है। उस सर्कल की रेडियस ये वाली है, इमेज की रेडियस ये वाली है, ये पार्टिकल की रेडियस है ऑब्जेक्ट वाली, ये इमेज वाली रेडियस है आपके पास। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज
इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंसेस ही निकालने हैं, तो ये मेरे को मालूम है। हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास ये चीज करस्पॉन्डिंग टू आर नॉट है, वो आपको ये डिस्टेंस दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपको नोन है। ये रेडियस आपको पता नहीं है आर आई, ये आप फाइंड आउट करोगे। यू और वी पहले ही आप इस फॉर्मूले से, यू गिवन था, वी आप निकाल चुके हो इस फॉर्मूले से। आई थिंक यही इसकी शायद सिर्फ इतनी ही वर्किंग थी हमारे पास। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल निकालना था, हमें यही आर निकालना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है इसमें? भाई डाउट नहीं है तो कोई एक जन तो एटलीस्ट बोल दो कि नो डाउट। नो डाउट। नो सर। ठीक है, बाकी अच्छा होगा रे ऑप्टिक्स का चैप्टर खोलो, जो भी आप बुक यूज कर रहे हो, एक पेज पे एक छोटी सी स्लिप के ऊपर एचसी वर्मा वॉल्यूम 2 पेज नंबर इतना क्वेश्चन नंबर इतना लिख करके लगा लो उस चैप्टर पे। जब आप पहुंचो तो इसका मतलब है कि जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ लो, लेंसेज पढ़ लो, तो आपको ये क्वेश्चन भी लगाना है। इस क्वेश्चन पे वापस लौट आओ, खुद से लगाओ। प्रॉब्लम आती है तब आपको ये वाले पार्ट अपने से आ चुके होंगे, नहीं आती है तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, आती है तो आप दोबारा डिस्कस कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए 44th में कोई डाउट? 45th? यस सर। 45th कौन सा क्वेश्चन, एक बार नंबर बोलना जैसपर। 45। 45. Two particles each having a mass m are placed at a separation d in a uniform magnetic field. Two particles each having a mass m are placed at a separation d in a uniform magnetic field as shown in figure. ठीक है, फिगर दिया है, दो पार्टिकल्स दिए हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है पार्टिकल। They have opposite charges of equal magnitude q. At time t equals to 0, the particles are projected towards each other, each with speed v. Suppose the Coulomb force between the particle is switched off, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कह रहा नहीं लेना आप पार्टिकल्स के बीच में, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square की फोर्स नहीं लेनी है आपको। आप मान लो ये फोर्स एक्ट ही नहीं करती है। Find the maximum value of the velocity of projection so that the two particles do not collide. अब देखो, हम पहले तो देखें ये पार्टिकल मूव कैसे करेंगे, इस बात को देखेंगे तो हमारे को अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी कि वो क्या कंडीशन होगी कि ये कोलाइड ना करे, और कंडीशन मिल जाएगी तो हम अपने आप ही अपनी फिजिक्स की नॉलेज को, चैप्टर की नॉलेज को यूज करके सॉल्व करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये प्रेजेंट है प्लस क्यू, इसको वेलोसिटी आपने इधर दी है, फील्ड इनवर्ट प्रेजेंट है, वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये कैसे पाथ में मूव करेगा, उस पाथ की शेप क्या होगी? सर्कुलर सर्कुलर होगी, बिल्कुल ठीक शुभ, वेरी करेक्ट, सर्कुलर होगी। तो सर्कल को बनाने की कोशिश करते हैं। एफ बी आई, बी इधर गया, एफ बी आई, और आई इधर गया पॉजिटिवली चार्ज था। ये सर्कमफ्रेंस ऊपर गई, यानी कि सेंटर कहीं यहाँ पे हो गया, तो ये कुछ इस तरह के पाथ में मूव करेगा। यहाँ पे प्रेजेंट है आपका ये चार्ज पार्टिकल, इसको आपने वेलोसिटी vm दी है, ये आपके पास प्लस क्यू का पार्टिकल है, इस तरह के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, फील्ड ये है। अब दूसरा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मान लो ये पोजीशन है उसकी, ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, इसको वेलोसिटी आपने इधर दी। अब मूव तो ये भी सर्कुलर पाथ मूव करेगा, इसके लिए देखें वो सर्कुलर पाथ कैसा होगा। एफ बी आई, आई इस तरफ हो गया, बी इनवर्ड है, एफ बी आई, बी इनवर्ड, आई जो है सॉरी इधर, ये फोर्स अपवर्ड गई, तो इसका भी एक सर्कल बनेगा। जैसे मैंने ट्रेस किया इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ट्रेस करता हूँ, ये सर्कल बनेगा, ये पार्टिकल इस तरह के पाथ में मूव करेगा। इसका मतलब ये क्लोजेस्ट आते हैं ये वाला,
अगर मान लो इनके बीच का ये सेपरेशन डी है और इन्हें नहीं टकराना है, ये सर्कल पास पास आकर के हो सकता है यहीं पे टकरा जाते हैं, ऐसा फिगर होता। ये तब भी टकरा जाते हैं जब फिगर ऐसा होता। ये पॉइंट इंटरसेक्शन है इनका। ये कब नहीं टकराएंगे? जब इनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन या इन पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन जो है डी, वो अगर ग्रेटर देन आर इसकी रेडियस 2r हो जाए तो ये टकराएंगे नहीं। स्लाइटली भी ग्रेटर हो गया तो नहीं टकराएंगे। लिमिटिंग वैल्यू लेनी है तो इक्वल भी ले सकते हो। यहाँ हमें लिमिटिंग ही लेना है, जिसका मतलब हमें मालूम चल गया r निकालना है, 2r निकाल लेना है उससे, और 2r को लेस देन इक्वल्स टू d प्लेस कर देना, उससे v निकालना है। तो v की कोई वैल्यू आ जाएगी कि भाई इतने से बड़ा है, इतने से छोटा है, या इतने छोटे से इतना बड़ा तक है, उसमें मैक्सिमम v निकाल लो कितना है लिमिटिंग वैल्यू लेकर के। इक्वल लगाओगे तो अपने आप ही v लिमिटिंग आएगा। रेडियस आपको निकालनी आती है। यहाँ से r को देखोगे तो r के लिए क्या मिला आपके पास, r इज लेस देन इक्वल्स टू d बाई, ये बन गई चीज। और r क्या होता है, r की जगह आप लिख सकते हो mv बाई qb, mv बाई qb इज लेस देन इक्वल्स टू d बाई। इसका मतलब v इज लेस देन इक्वल्स टू d बाई 2 इनटू qb बाई m, ये आया। अब b की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, या तो इससे छोटा होगा, एट द मोस्ट इसके इक्वल हो सकता है, इक्वल वाली वैल्यू ले दोगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को? (46 क्वेश्चन, 47, 48, 49, 50, 51, 51. A particle having mass m and charge q is released from the region in which electric field and magnetic field are given by B equals to minus V naught J cap and E equals to E naught K cap. Find the speed of the particle as a function of its z coordinate. ठीक है, तो वो पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज करते हैं, रिलीज कर रहे हैं तो बस उसको रख करके हमने कहीं पे छोड़ दिया पार्टिकल को। जब पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तब भी लगेगी, क्योंकि ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। मैं सिर्फ इसको डिस्कस करूंगा, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे उसका कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, या अगर इसको कभी डिस्कस करना भी होगा ना, नेक्स्ट मंथ से हमारे स्कूल लग जाएंगे, इसको मार्क करके रखना, बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। सिर्फ जितना अभी बता रहा हूँ उतना सॉल्व करने का काम इसका मैं बोर्ड पे करूंगा, क्योंकि इसे अगर सॉल्व करना पड़ा मुझे तो हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें एसएचएम से कोरिलेट करके करना होगा इसे, ठीक है ना, एसएचएम से कोरिलेट करके करना होगा। तो अभी आप समझिएगा कि क्या हुआ, क्या वो चीज मैं आपको समझाता हूँ। पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगी z एक्सिस के अलोंग, मान लीजिए बोर्ड के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड z एक्सिस है, तो z एक्सिस के अलोंग इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने लगी। एज अ रिजल्ट ये इस z एक्सिस के अलोंग में वेलोसिटी एक्वायर करने लगेगा। जैसे ही इसकी वेलोसिटी जीरो से चेंज हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करने लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स जो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दी गई है आपको नेगेटिव बाई एक्सिस में, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव बाई एक्सिस मान लीजिए, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव z एक्सिस में है, f b i, i पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, b जो है वो नेगेटिव बाई में है, तो ये कुछ इस तरह का पोजीशन हो गई इसकी, ऐसी फोर्स इधर लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है वो x के अलोंग लग रही है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अभी इसकी परपेंडिकुलर है, तो ये किसी तरह से सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहेगा, लेकिन हमेशा ये सर्कुलर पाथ में रह नहीं पाएगा, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रिकल फोर्स भी आ जाएगी। इलेक्ट्रिकल फोर्स अभी भी है, और बाद में ये क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में होगी और फोर्स उस पर z इलेक्ट्रिकल वाली जो है z में लग रही होगी, मैग्नेटिक किसी और डायरेक्शन में लग रही होगी, तो एग्जैक्टली ये सर्कुलर पाथ में नहीं मूव कर पाएगा। यहाँ फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं कर रही हैं। इसे वर्कआउट करने के लिए हमें एक सिचुएशन बनानी पड़ेगी जिसे हम एसएचएम से कोरिलेट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एनीहाउ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, आप चाहें तो ना करें, बाकी इसे नोट करके रखिएगा। जो एडवांस के एस्पायरेंट्स होंगे, मेडिकल में तो इसका कोई रोल नहीं है, छोड़ दीजिए मेडिकल वाले इसे। जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो एडवांस एस्पायरेंट्स होंगे, वो क्वेश्चन नंबर नोट करके रखिएगा
मैं जब स्कूल लगेंगे तो भी आपसे पूछूंगा पीछे के टॉपिक्स के लिए किसी का कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, तो उस समय के प्रॉब्लम मेरे सामने पुट अप कर दीजिएगा अपनी याददाश्त के अनुसार। अपने पास ऐसी जगह नोट करके रखिएगा कि आप मुझसे पूछ सकें, तो उस जगह पुट अप कर दीजिएगा, वहां आपको बताऊंगा। पूरा क्वेश्चन तो ये एडवांस में भी सेटअप नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े सेटअप हो सकते हैं। वो मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगा कैसे वर्कआउट करना है, तो वो भी समझा दूंगा कौन कौन सा पार्ट इसका एडवांस में सेटअप हो सकता है, पूछा जा सकता है। मेंस के अकॉर्डिंगली कोई मीनिंग नहीं है इस क्वेश्चन का, मेडिकल के अकॉर्डिंगली कोई मीनिंग नहीं है इस क्वेश्चन का। 52nd क्वेश्चन में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's see. An electron is emitted with negligible speed from the negative plate of a parallel plate capacitor charged to a potential difference V. The separation between the plates is D and a magnetic field B exists between the plates as shown in the figure. Show that the electron will fail to strike the upper plate if, ठीक है, एक कंडीशन दी गई है हमारे को। चलिए देख लेते हैं क्या है। मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, एक जगह मार्क कर दिया, पूरी जगह मान लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी दी गई है वो इधर दी गई है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इस लाइन पे रहेगी। और इस पे मैग्नेटिक फोर्स देखें कैसी लगेगी। जब ये वेलोसिटी एक्वायर कर ली, इसके पास वेलोसिटी आ गई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी एफ बी आई। आई इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, बी आउटवर्ड आ गया इस तरह से। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल इस तरह की कर्व में मूव करेगा। अब जिसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इस पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका जैसे जैसे ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है, सॉरी इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो इसने इस कर्व पाथ में मूव करना है, वेलोसिटी इसको शुरू में इधर दी गई थी, ये सर्कल नहीं होगा, मैंने पूरा सर्कल बनाया क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए सर्कल नहीं रहेगा। क्योंकि रेडियस आपको मालूम है mv/qb से दी जाती है, mv/qb से। v कांस्टेंट नहीं है तो रेडियस भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो अलग अलग पाथ के उसमें मूव करेगा। जब ये एकदम इस पोजीशन पे किसी कर्व में मूव करता करता, पूरा सर्कल मत बनाओ, आप मान लो यहां से जो है ये चला था, इस जगह से चला था, ऐसे इसको वेलोसिटी दी गई थी, कहीं यहां पहुंच गया। यहाँ पे जब ये आएगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी इस तरह से डायरेक्टेड होगी। इसका मतलब है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे डायरेक्टेड है, और अभी भी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसके ऊपर वो इस तरह से डायरेक्टेड। इस इंस्टेंट में इलेक्ट्रिकल फोर्स इसके ऊपर कोई बंधन नहीं कर सकती, 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसकी वेलोसिटी के साथ, पावर 0 है इस इंस्टेंट की इलेक्ट्रिकल पावर। लेकिन इस इंस्टेंट में मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स तो कभी भी कोई वर्क नहीं करती, कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स है, तो हमें मालूम है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती, सिर्फ पाथ ही चेंज करती है। अब हमें ये देखना है कि ये प्लेट से टकराए ना, उसकी क्या कंडीशन बनाए। अगर ये लेंथ उस रेडियस से छोटी हो जाए, जो हम इसे किसी तरह से रेडियस इंपार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडियस इंपार्ट कर रहे हैं। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रीड कर लेता हूं। An electron is emitted with negligible speed from the negative plate of a parallel plate charge capacitor to a potential difference V. The separation between the plates is D, and the magnetic field B exists in the space as shown in the figure. Shows that the electron fails to strike. अब अगर मान लो मैं एक सर्कुलर पाथ अज्यूम करूं जिसमें ये रेडियस में मूव करता है, अगर वो रेडियस इस फिगर के अकॉर्डिंगली देखिएगा, यहाँ ये सर्कल मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक इमेजिनरी सर्कल इसके पास, अगर कोई ऐसी वेलोसिटी हो कि इसकी रेडियस इस सेपरेशन से थोड़ी सी भी छोटी हो जाए, तो रिजल्ट क्या होगा, ये अपर प्लेट से टकरा नहीं पाएगा, उससे थोड़ा सा नीचे से होकर के गुजर जाएगा इस तरह से। ये कंडीशन हमारे पास बन रही है। अब यहां से यहां तक जाने में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ने इसके ऊपर बंधन किया होगा,
वो होगा ये वाली लेंथ जिसकी लिमिटिंग वैल्यू आप प्लेट्स के बीच का सेपरेशन ले रहे हो, और फोर्स हो गई ई मैग्नीट्यूड की अपर डायरेक्शन में, फोर्स आ गई आपके पास ई, और ये जो भी सेपरेशन दिया है, कितना दिया है ये सेपरेशन हमें डी दिया है, तो ये फोर्स हो गई हमारे पास, ये वर्क डन हो गया हमारे पास। दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ने इसके ऊपर वर्क डन किया, ठीक है ना। ई की जगह आप रिलेशनशिप लिख सकते हो, ई इंटू डी क्या होता है हमारे पास, ई बी और डी सेपरेशन के बीच में रिलेशन, ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर लिखते थे, इसका मतलब डीवी इक्वल्स टू पी डी आर लिखते थे माइनस में, आप डीवी को हम डी कह दे और इस लेंथ को हम डी कह दे, मैग्नीट्यूड निकाल दे तो v इक्वल्स टू ई डी आ जाता है। इतनी चीज को आप v लिख सकते हो, ये हो गया आपके पास ईडी, जहां पे कैपिटल V जो है इसका टर्म है, ये इसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की है। दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स। इस समय ये जिस सर्कल में मूव कर रहा है उस सर्कल की रेडियस ये है, तो अब उस सर्कल की रेडियस निकालो, उस सर्कल की रेडियस हो जाएगी आपके पास r इक्वल्स टू mv बाय qv। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, पूरा ये सर्कल में नहीं मूव किया, मैं रेडियस निकाल रहा हूँ इसी इंस्टेंट पे। ये किसी कर्व पाथ में मूव किया था, वो सर्कल नहीं है, लेकिन यहाँ पे लूंगा तो ये एक सर्कल का पार्ट बनेगा मेरे पास, ये एक सर्कल का पार्ट बनेगा। हर कर्व का एक छोटा पार्ट सर्कल होता है, उस सर्कल की रेडियस लिखी है मैंने, ये है इसके पास, ये मैंने रेडियस लिख दी। अब इसके ऊपर ये फोर्स आ गई रेडियस के लिए, रेडियस इस फॉर्मूले से निकल आएगी। अगर ये रेडियस जो है इस सेपरेशन से छोटी हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है वो टकराएगा। अब मुझे v निकालना पड़ेगा, ये जो आपने क्वांटम निकाला है दिस इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। यहां से स्मॉल v निकाल लीजिए, यहां सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, r ऑब्टेन कर लीजिए, r को लेस देन d लिख दीजिए और आपका, या d को ग्रेटर देन r लिख दीजिए, जिस फॉर्म में आंसर दिया है वो d को ग्रेटर देन r लिख दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है ये सर ऊपर फोर्स लग रही है। हाँ, कौन सी फोर्स बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। बिल्कुल ठीक है, तो मोमेंटम भी चेंज होगा उस डायरेक्शन में। बिल्कुल चेंज होगा। और एक्सेलेरेशन मतलब कि फोर्स की वजह से एक्सेलेरेशन भी आएगी, तो वेलोसिटी जीरो कैसे होगी फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाद में? मेरी बात करो, मैंने ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन दिया। मैंने कहा यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम थी, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में जो होगी वो यहाँ से बड़ी हो चुकी होगी, क्योंकि इतना डिस्टेंस जाने में इलेक्ट्रिकल फोर्स ने वर्क डन किया। वेलोसिटी बड़ी होगी मतलब एक्सेलरेशन किया ना मैंने, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा कर दिया, डायरेक्शन तो चेंज हुई है, साथ में मैंने मैग्नीट्यूड भी कह रहा हूँ बड़ी हो गई है, ठीक है ना। ये किसी कर्व में मूव कर रहा है, मैं कह रहा हूँ वो कर्व सर्कल नहीं है, आपको कह रहा हूँ वो कर्व सर्कल नहीं है। ये मूव करना शुरू करेगा जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, रेडियस भी बड़ी होती जाएगी। पहले मूव कर रहा था, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, जब 2 सर्कल 3 सर्कल, पहले जब मूव कर रहा था तो ये इस तरह से मूव कर रहा था, जब यहाँ पे आएगा ना तो ये इस रेडियस के सर्कल में मूव करना चाहेगा, यानी कि ऐसा पाथ फॉलो करना चाहेगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा तो और बड़े सर्कल में मूव करना चाहेगा ऐसे। तो ये पूरा जो इसकी कर्व बन रही है ये सर्कल थोड़ी है, इंक्रीजिंग रेडियस का है हमारे पास। लेकिन मैंने कहा फाइनली ये एकदम प्लेट के पास पहुंच जाएगा, मान लो प्लेट से टकराया नहीं, जस्ट प्लेट के नीचे रह गया, उस समय क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्टेड हो जाएगी। अब एक छोटे से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये होगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, फोर्स आपके पास इलेक्ट्रिकल वाली जो है वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, फोर्स और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इस इंस्टेंट के लिए मैं कह रहा हूँ इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी मैग्नीट्यूड में, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ रही थी ये लगातार, यहाँ पे मैक्सिमम हो चुकी है बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी। इसका मतलब इस जगह पे जो रेडियस होगी वो मैक्सिमम होगी। जितने भी सर्कल में ये मूव करा था उन सबका सेंटर यहाँ पे था, अब सबसे बड़ी रेडियस यहाँ पे है, वो सर्कल मैंने बताया है। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी कर्व में मूव करके गया है, ये तो इस तरह की किसी कर्व में मूव करके यहाँ पहुंचा है, वो ये सर्कल की नहीं थी, अब बन रही है, ये वाला सर्कल बन रहा है अब आपके पास। तो मैं कह रहा हूँ कि इस सबसे बड़ी रेडियस को निकाल लो, अगर वो भी जो है d से छोटी हुई या d उससे बड़ा हुआ तो ऐसे केस में ये प्लेट से टकराएगा नहीं। क्लियर है शुभम? सर ये नहीं बोल रहे, जो शुरुआत में जो परपेंडिकुलर थी ना पैरेलल प्लेट का सर के जो वेलोसिटी, अब वो तो इंक्रीज करेगी क्योंकि फोर्स भी लग रहा है उसी डायरेक्शन में, और मतलब कि एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो गया, तो उस डायरेक्शन में जीरो।
उस डायरेक्शन में तो जीरो ही होनी नहीं चाहिए, बाद में आपने ऊपर जाके फिर वो वाली वेलोसिटी जीरो कर दी, मेरी बात सुनो, वर्टिकल वाली। बिल्कुल ठीक है, मैंने जीरो कर दी। अब उसकी रीजन भी समझो, मैग्नेटिक फोर्स भी तो लग रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल होती तो इधर बढ़ती जाती। मैं रिटार्डेशन थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन एक दूसरी फोर्स है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है। और उसने डायरेक्शन बदलते 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 इस पॉइंट पे ऐसे कर दी है डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन के चेंज की वजह से, उस डायरेक्शन के चेंज की वजह से वर्टिकल डायरेक्शन की प्लेट्स के परपेंडिकुलर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई है, ये कह रहा हूं मैं। ये थोड़ी कह रहा हूं कि रिटार्ड हुआ है, ये स्पीड तो इसकी लगातार बढ़ी है, मैग्नेटिक फोर्स ने इसकी डायरेक्शन बदली है, कोई मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती। इलेक्ट्रिकल फोर्स ने इसके ऊपर वर्क डन किया है, वर्क डन पॉजिटिव ही तो किया है। काइनेटिक एनर्जी शुरू में नेग्लिजिबल थी, बाद में वेलोसिटी दी दी है, बढ़ाई तो है, थ्रू आउट भी इंक्रीज कराई है मैंने, थ्रू आउट इस फोर्स ने ये वर्क डन किया है इसके ऊपर। लेकिन इस फोर्स ने कोई रिटार्डेशन थोड़ी प्रोड्यूस किया है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज एक्टिंग एज अ डायरेक्शन कन्वर्टर। उसने डायरेक्शन बदल दी है बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए। क्लियर है ये बात? यस सर। 53rd में कोई डाउट? 54th, 55th, 56th, 57, 58। सर 58 में ये टिपिंग का मतलब क्या है? मैं पढ़ता हूं एक बार क्वेश्चन फिर बताता हूं। A square coil of edge length L having n turns carries a current I. It is kept on a horizontal plane, smooth horizontal plane. A uniform magnetic field B exists in a direction parallel to an edge. ठीक है? The total mass of the coil is m. What should be the minimum value of B for which the coil starts tipping? देखो टिपिंग का मतलब क्या है, एक एज के अबाउट रोटेट करने लगेगी। मान लीजिए ये कॉइल है, ठीक है ना, इस तरह से कॉइल है। अब इस कॉइल पे अगर फोर्स लगने लगे और ये एज ऐसे हो जाए तो इस एज के अबाउट रोटेट कर रही है ना, ये जस्ट जैसे ऐसे रोटेशन स्टार्ट होगा, लिफ्टिंग होगी, वो पूछ रहा है आपसे ट्रिपिंग का मतलब। अब इसे ही स्क्वायर मान लो, फील्ड इससे अलोंग है, इस एज पे और इस एज पे तो कोई फोर्स बची नहीं, क्योंकि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और फील्ड भी इधर है तो एंगल जीरो हो गया। इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, एंगल 180 डिग्री का हो गया, आईबीएल साइन जीरो, आईबीएल साइन 180, दोनों ही आपको जीरो देंगे। इसके लिए फोर्स कैसी हो जाएगी, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह से, फील्ड मैंने इस डायरेक्शन के लिए इस तरह, तो एफ बी आई, बी इधर हो गया, करंट जो है वो इस डायरेक्शन का लिया था, फोर्स अपवर्ड आ गई, इस आर्म पे डाउनवर्ड आ जाएगी। इस आर्म पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी इधर अपवर्ड लगेगी, वो एक टॉर्क जनरेट करेगा, वो इसे ऐसे रोटेट करना चाहेगा इस तरह से, ये रोटेशन देना चाहेगा इसे इस तरह का। इधर की फोर्स अपवर्ड है, इधर की डाउनवर्ड है, तो अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल पे सरफेस पे रख के बहुत स्ट्रांगली भी इधर से प्रेस करूं तो ये ऊपर लिफ्ट होना चाहता है, यही ट्रिपिंग है इसका, यही ये उठ रहा है, यही लिफ्टिंग को वो कह रहा है कि ये टिपिंग करना शुरू कर देता है, इट बिगिंस टू टिप्स ऑफ। तो आपको सिंपली क्या करना है, दो टॉर्क हो गए, आपको बताता हूँ। एक तो आप फोर्स निकाल लोगे, स्क्वायर है तो लेंथ पता है, फील्ड पता है, आई पता है, आईबीएल फोर्स हो गई आपके पास। आईबीएल फोर्स और उसे एज से मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क मिल गया आपको। हमें मालूम है कपल का टॉर्क होता था, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन ले लो। एक फोर्स ये थी, एक फोर्स ये थी, उनके बीच का सेपरेशन स्क्वायर की एज के बराबर था। फोर्स का मैग्नीट्यूड आईबीएल था, जहां पे एल लेंथ ऑफ द स्क्वायर थी, एज लेंथ थी स्क्वायर की, तो आईबीएल इंटू एल, आईबीएल स्क्वायर टॉर्क हो गया हमारे पास। एक टॉर्क इसको ऐसे लिफ्ट करना चाहता है, एक और टॉर्क अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये वापस लौटना चाहता है, इसको मैंने इस पोजीशन पे ला करके छोड़ा, ये वापस लौट आता है, वो ग्रेविटी का टॉर्क है, वो ग्रेविटी का टॉर्क है। ग्रेविटी का टॉर्क कितना होगा, ग्रेविटी इसके सेंटर से लग रही है, mg इंटू एल बाई टू, ग्रेविटी का टॉर्क हो गया। जिस समय मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क जस्ट इक्वल हो जाएगा ग्रेविटी के टॉर्क के, तो उस समय क्या होगा कि नेट टॉर्क इस पे जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर जरा सा भी बढ़ जाए, इससे नेग्लिजिबली भी बढ़ जाए मैग्नेटिक टॉर्क, तो मैग्नेटिक फोर्स टॉर्क जो है ग्रेविटी से ज्यादा हो जाएगा और ये टिप करेगा। लिमिटिंग में आप इक्वल लिख लोगे, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स निकाली थी आईबीएल, उसे एल से मल्टीप्लाई किया था, मैग्नेटिक टॉर्क आया था आईबीएल स्क्वायर, ग्रेविटी का टॉर्क निकाला था mg इंटू एल बाई टू। इन दोनों टॉर्क को इक्वेट करा दो और जिस चीज को इसने फाइंड आउट करने को कहा उसे सब्जेक्ट बना लो, वही आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये? यस सर।
59 में कोई डाउट? 60th, 61st, ठीक है। 34 चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया है। स्टिल अगर किसी का 34 चैप्टर से कोई प्रॉब्लम पेंडिंग रह गई हो, आप मुझे पूछ सकते हो, वो प्रॉब्लम डाउट के रूप में सेंड कर सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। अगली जूम क्लास जो है कल ही लूंगा, और कल अगला चैप्टर, क्योंकि हमारा काम पेंडिंग चल रहा है, 35th चैप्टर डिस्कस करूंगा। आपको टाइमिंग का स्लॉट मिल जाएगा कल का, कल ही लूंगा और 35th चैप्टर डिस्कस करूंगा, तो तब तक उसे कंप्लीट करके रखिएगा विथ योर प्रॉब्लम्स। और अगर आपकी 34th की अब कोई प्रॉब्लम नहीं बची है, तो आप सब लोग मुझे अपना होमवर्क 34 चैप्टर का एक्सरसाइज का स्कैन करके सेंड करोगे। मुझे कल तक ये मिल जाने चाहिए आपके। संडे खत्म होने से पहले पहले 34 चैप्टर का होमवर्क मुझे कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व मिल जानी चाहिए। अगर किसी का कोई डाउट प्रॉब्लम बचा हुआ है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और कोई ज्यादा समझदार मत बनना कि सारी एक्सरसाइज डाउट प्रॉब्लम में भेज दो। उसी के लिए ये जूम क्लास लगी थी कि आप पूछो। सर 34 चैप्टर तो ऐसे ही सोल्व कर दिया। बेटा एक बार देख के कर लो, मेरी बात सुनो। या फिर देखो, अगर आप मुझे नहीं सेंड करते हो, और जैसे आयुषी बोल रही है, ऐसे आप बोलते हो कि मुझे आता है, तो फिर इस चीज के लिए तैयार रहो कि मैं 4 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से बोलूंगा, वो 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको भेजने होंगे मेरे को। ओके मैं उसको भी एग्री कर लूंगा। 4 क्वेश्चन में सिलेक्ट करके इसमें से भेज दूंगा, उन 4 के सॉल्यूशन मुझे भेज दोगे, आई एग्री कि आपको आता है। मेन पर्पस ये आपको आना चाहिए, आप लगाओगे तो आपको आएगा। एनीहाउ कल की क्लास में हम 35th चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो मेरे को होमवर्क नहीं भेजेंगे 34th, और उनका ये मानना है वो लिख करके भेज देंगे हमें आता है सर, आप कोई भी 4 क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। 4 क्वेश्चन तो सॉल्व करके आप मुझे भेज सकते हो ना उसके बाद। ओके सर। ठीक है, तो आप अपना नाम लिख करके ये पोस्ट कर दीजिएगा कि ठीक है मैंने इसे रफ में किया था, तो मेरे को एक्सरसाइज आती है, यू कैन आस्क एनी 4 क्वेश्चन। या सिंपली आप लिख सकते हो सर आस्क एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 34, तो मैं समझ लूंगा बाकी बात हमारी आपकी हो चुकी है, अंडरस्टूड है कि आपने किया हुआ, आपको आता हुआ, आप मुझसे पूछ सकते हो। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।